दोस्तों नमस्कार। 88 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई और इन 88 सीटों के संकेत राज्य दर राज्य जो भी उभर कर आए उसने इस देश को चौंका दिया है। प्रधानमंत्री का तीखा भाषण हो, मीडिया का उस भाषण को लेकर जबरदस्त शोर हो और इन तमाम परिस्थितियों में बात चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचे, लेकिन चुनाव आयोग की आंखों पर पट्टी हो, कानों में उसने रुई लगा ली हो। बावजूद इसके इस देश के भीतर का वोटर शायद अपने तौर पर अपनी जगह उसी रूप में खड़ा है जिस रूप में वो पहले चरण में खड़ा था। यानी वोटरों के भीतर कोई उत्साह मौजूदा राजनीति को लेकर बिल्कुल नहीं है। जिन बातों का जिक्र जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उन बातों का असर वोटरों तक हो नहीं पा रहा है। और दूसरा चरण तो इस मायने में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अधिकतर सीटों पर बीजेपी 2019 में जीती थी। और इस लिहाज से अगर समझ लीजिए तो इस वक्त 88 सीटें और पहले चरण की 102 सीटें यानी 190 सीटें, उन 190 सीटों में से 94 सीट बीजेपी पिछली बार जीती थी। अगर स्थिति पहले और दूसरे चरण को आप शुरू में मिला दीजिएगा तो आप एक झटके में एक निष्कर्ष पर पहुंच जाइएगा। 2024 के चुनाव में बहुमत को लेकर संकट मंडराने लगा है और यह संकट संसद को कहीं त्रिशंकु की तरफ तो नहीं ले जाएगा। राजनीतिक तौर पर स्थिति यही रही तो बीजेपी के सामने कहीं और मुश्किल तो नहीं आएगी, क्योंकि राज्य दर राज्य जिन सीटों से जो एनालिसिस निकल कर आ रहा है, वोटिंग पैटर्न जो बतला रहा है, उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के विदर्भ आपको चौंकाने वाला है। इन्हीं परिस्थितियों के भीतर राजस्थान आपको चौंकाने वाला है। इन्हीं परिस्थितियों में जो खास तौर से जाटलैंड का इलाका है या जहां किसानों के आंदोलन से निकली हुई जो राजनीति थी, उसके भीतर की दो फाड़ की स्थिति और आरएलडी के साथ बीजेपी के गठबंधन ने भी परिस्थितियां कुछ ऐसी पैदा कर दी कि हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर भी कई सीटें आपको एक झटके में चौंकाने लग जाए। और यह परिस्थिति इस देश के अलग अलग राज्यों को लेकर जरूर है। हम एक एक राज्य में चलेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन परिस्थितियों को जरा समझ लीजिए जो पहली बार किसी भी चुनाव में हो रही है। वोट परसेंट का कम होना इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर कोई भी उत्साह वोटरों के भीतर बचा है, या फिर इस देश की राजनीति में विपक्ष को लेकर जनता हुजूम के साथ बूथ पर पहुंच जाए, ऐसी स्थिति भी नहीं है। बूथ पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के दायरे में पहली बार जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो इसलिए चौंका रही है क्योंकि वहां पर मौजूद सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के भीतर भी जो बूथ पर जो वोट देने आते हैं, उनके सवाल जवाब उन्हीं परिस्थितियों से आकर उलझ गए जिन मुद्दों को इस दौर में दफन करने की कोशिश की गई। यानी सवाल पहला बड़ा यह है कि जनता अपने मुद्दों के आश्रय वोट देने पहुंच रही है, वो राजनीति के मुद्दों के आश्रय वोट देने को तैयार नहीं है। वो चाहे शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो। राजनीतिक तौर पर 2014 और 2019 में जो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ वोट बैंक था, क्योंकि 2009 के बाद एक बड़ी छलांग जीत की बीजेपी ने लगाई थी और संयोग से वो पूरी परिस्थिति पीछे खिसकती जा रही है। क्योंकि राजनीतिक जमीन कैसे खिसकती है, यह अगर परसेंट के हिसाब से आप समझना चाहते हैं, शुरू में जरा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2014 में 62% वोट पड़े थे, जो 1% बढ़कर 63% हो गए थे 2019 में। इस बार उसकी जो गिरावट है वो तकरीबन 5% से ज्यादा की गिरावट है। राजस्थान के भीतर 64% और 68% 2014 और 2019 में, इसके भीतर जो गिरावट है वो 3 से 4% की एवरेज गिरावट है। मध्य प्रदेश के भीतर 2014 में 57%, 2019 में 69%
वो घटकर एक झटके में 60% के इर्द गिर्द आकर सिमट गई, यानी लगभग 8 से 9% की गिरावट है। यह सिर्फ सेकंड चरण का है। दूसरे चरण में जो 88 सीटों पर वोटिंग हुई है, सिर्फ उस हिस्से के आकलन को हम आपको बतला रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कमोवेश स्थिति इस बार पिछले वोट की तुलना में लगभग 1% कम है, 1%। तो एक लिहाज से बंगाल उसी रास्ते पर है, लेकिन बाकी जगहों की स्थिति क्या है? बिहार में 62% 2014 में, 63% 2019 में, ये बार एक झटके में घटते हुए 55-56% के इर्द गिर्द आकर चीजें सिमट रही है। असम के भीतर भी पिछली बार 81% तक वोट पड़े थे, इस बार यह घटकर 75 से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मैसेज बहुत साफ है कि इस देश के भीतर वोटरों में उत्साह क्यों नहीं आ रहा है, जब प्रधानमंत्री ने इतने तीखे भाषण इस देश की राजनीति में दिए, जिसके बाद कोई भी आचार संहिता इस बात को इजाजत दे देती है कि वो कार्रवाई करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक ऐसा नोटिस भेजा, जिस नोटिस का असर यह हुआ कि नोटिस भेजने के 2 घंटे के बाद प्रधानमंत्री की रैली, और रैली में फिर वही बात। और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि तमाम बड़े नेताओं ने यह बात शुरू कर दी। इसी परिस्थिति में महाराष्ट्र शायद सबसे महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना और बीजेपी एक साथ 2019 तक खड़ी थी, तब 62% वोट पड़े थे। इस बार यह घटकर 56-57% से आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं आ रहे, और जहां पर वोटिंग पहले और दूसरे चरण में हुई है, उसमें समूचा विदर्भ घेर चुका है। और समूचे विदर्भ के भीतर का संकट यह है कि पहली बार हो सकता है यहां पर बीजेपी आपको गायब मिल जाए। ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर 3-4 सीटों पर शिवसेना, टूटी हुई शिवसेना आपस में टकरा रही है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की। उसके भीतर के परिणाम भी जो वोटिंग पैटर्न से नजर आ रहे हैं, वह भी चौंकाने वाले हो सकते हैं, हम आपको बतलाएंगे। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण यह है कि कर्नाटक के भीतर भी लगभग 1-2% वोट का कम होना, और केरल में भी वोटिंग परसेंटेज कम होना, क्या यह एक संकेत है राजनीतिक तौर पर कि केरल के भीतर वामपंथी दोबारा 4-5 सीटें जीत सकते हैं? एक चीज और जहन में रख लीजिए, जिन 88 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें 20 सीट केरल की है, जहां पर बीजेपी पिछली बार एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन बाकी बची 68 में से 60 सीट एनडीए के पास थी, और इसी 60 सीट में से 54 सीट बीजेपी के पास थी, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सीटों का संकट चुनौतीपूर्ण है, हारने वाली परिस्थिति है, या मुश्किल हालात में डाल चुकी है। और इस दायरे में विदर्भ है, इस दायरे में राजस्थान है, इस दायरे में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, इस दायरे में बिहार की 3 सीटें हैं, इस दायरे के भीतर छत्तीसगढ़ की 1 सीट है, इस दायरे के भीतर जो कर्नाटक है उसकी बड़ी तादाद में सीट नजर आ रही है। लेकिन इस दायरे में मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए एक बेहतरीन गढ़ के तौर पर अभी भी मौजूद है, यह भी सच है। और मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर बीजेपी पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी कांग्रेस डिगा पाएगी, यह इसलिए संभव है क्योंकि वहां पर संघ का कैडर जबरदस्त तरीके से लगातार जिस राजनीति को साध रहा था, उससे वो पीछे हटे या ना हटे, लेकिन कांग्रेस का कैडर गायब नजर आया। यह एक चौंकाने वाली है तमाम राजनीतिक समीकरणों के बाद भी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की चुनाव के हार भी कांग्रेस का कैडर उस रूप में जमीन पर नजर नहीं आया जो बूथ लेवल पर नजर आना चाहिए था। हम शुरुआत, हमें लगता है, राजस्थान से आज करनी चाहिए। राजस्थान के भीतर अगर आप ध्यान दीजिए तो ओवरऑल एवरेज जो है वो तकरीबन 63-64% से आगे का एवरेज नहीं है, और उस एवरेज के नीचे अजमेर की सीट, टोंक सवाई माधोपुर की सीट, पाली की सीट, जोधपुर की सीट, उदयपुर की सीट, और इन सब में एक बात और महत्वपूर्ण है, गहलोत के बेटे भी चुनाव मैदान में, वसुंधरा राजे सिंधिया की बेटा भी मैदान में। यहां पर संकट गहलोत के बेटे के सामने है, झालावाड़ में कोई संकट वसुंधरा के बेटे के सामने नहीं है, लेकिन यह संकट गहलोत के बेटे के सामने जरूर है। तो आइए एक एक राज्य को इसलिए पलटने की जरूरत है कि वहां की सीट दर सीट की परिस्थिति आपके सामने आ जाए, और यह समझना होगा कि 2009 के बाद जो बड़ी छलांग इन्हीं 88 सीटों पर बीजेपी ने लगाई थी, वो तकरीबन 18% की छलांग थी,
और 2014 से 2019 में जो परसेंट ऑफ वोट की छलांग थी वो 10% की और छलांग थी। और इस बार अगर एवरेज निकालिएगा तो दोबारा से वो स्थिति आ रही है जहां पर 8 से 10% बीजेपी द्वारा प्रभावी सीटों पर कम वोट पड़े हैं, यह खुले तौर पर नजर आ रहा है। तो क्या यह राजनीतिक तौर पर एक संकट की परिस्थिति है? जो सबसे बेहतरीन चीज जो तमाम वीवीआईपी लोग हैं उसका जिक्र आखिर में किया जाएगा, उनकी सीटों की क्या स्थिति है, लेकिन हमने राजस्थान का जिक्र कर दिया तो शुरुआत वहीं से। झालावाड़ में वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह हैं। इनके लिए जो रणनीति बिछाई गई और वोटरों में जो उत्साह वहां पर नजर आया, हमारी टीम ने जो जानकारी दी वो बहुत साफ मैसेज देती है कि दुष्यंत सिंह चुनाव नहीं हारेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वोटर जालौर में वैभव गहलोत के लिए उस रूप में नहीं निकल कर आया जिस रूप में दुष्यंत सिंह के लिए झालावाड़ में वह निकल कर आया। अब इसके बाद अगर राज्य के भीतर आप एक एक सीट पर परखना शुरू करेंगे तो एक चीज जान लीजिए कि बीजेपी जानती थी राजस्थान में हालत खस्ता है। बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, इन तमाम जगहों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार बदल डाले। लेकिन बावजूद इसके जो 13 सीटें बीजेपी के पास और 13 सीटों पर जो वोटिंग हुई, इस वोटिंग के भीतर का सच यह है कि लगभग 6 सीटें फंसी हुई हैं। इतनी बड़ी तादाद का मतलब है क्या राजस्थान 50-50 के स्तर पर आ चुका है? और यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर कांग्रेस ने अपने सभी सीटों पर उम्मीदवार को बदल डाला, राजस्थान में उसने कमोवेश हर सीट पर उम्मीदवार को बदला। बीजेपी ने तो 7 सीट पर बदला, उसने 13 सीटों पर उम्मीदवारों को बदल डाला और एक लिहाज से कुछ इस तरीके से फेंटा जिससे पहली बार वोटर जो इससे पहले निकल रहा था बीजेपी के लिए, उसके सामने सवाल दोनों थे। क्या वाकई पुराने सांसदों को इसलिए बनाया और बढ़ाया गया और अब पीछे इसलिए किया गया, क्या वो काम करते थे? बड़ी शानदार रिपोर्ट निकल कर आई। ओवरऑल अगर देखें हमारी पूरी टीम ने जो इस पे काम किया, 2 मैसेज बहुत साफ तौर पर आए। एक, सांसदों का चेहरा या उनकी उम्मीदवारी या उनका नाम कोई मायने 2024 के चुनाव में नहीं रख रहा है बीजेपी का। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो इंडिया गठबंधन के, वो उम्मीदवारों का नाम और चेहरा मायने रख रहा है। वजह दूसरी सबसे बड़ी है, कोई भी काम सांसद नहीं करा सकता है, वो दिल्ली से ही काम होता है, ये सब समझ गए। यानी पूरा चुनाव मोदी की व्यूहरचना, मोदी के चेहरे, मोदी के भाषण और मोदी की सोच के इर्द गिर्द आकर सिमटा हुआ है। और इसीलिए उम्मीदवारों को लेकर कोई बहुत उत्साह या रुचि नहीं जाग रही है वोटरों में। इसीलिए बीजेपी का वोटर ही अपने पैर को पीछे खींचे हुआ है। और दूसरी तरफ जो ध्रुवीकरण की परिस्थिति थी उसमें उसका असर यह हो गया जो बिहार में खास तौर से नजर आया। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं इस बार इतनी बड़ी तादाद में वो निकल कर आए कि दूसरी परिस्थितियों ने बतला दिया कि बीजेपी के भीतर बिहार तक में एक मुश्किल परिस्थिति निकल रही है, जो उनके अपने वोट को ही अगर बूथ तक नहीं ला रही है तो फिर कोई भी समीकरण कैसे भी काम करे वह अनुकूल नहीं होगा। तो पहला संदेश राजस्थान का, लगभग 5-6 सीटें चुनौतीपूर्ण, मुश्किल भरी। महाराष्ट्र की स्थिति इसलिए, उसके बाद की स्थिति इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र के विदर्भ के भीतर अकोला में चेंज किया गया। अकोला का संकट बीजेपी के साथ गहरा गया। नांदेड़ में चेंज किया गया, वहां पर प्रताप राव पाटिल को ही रखा गया, नांदेड़ में बदला नहीं गया। लेकिन अशोक चौहान जो छोड़कर चले गए नांदेड़ से, वो उनकी पहचान नांदेड़ से जुड़ी और वो बीजेपी में चले गए। एक झटके में कांग्रेस के भीतर गजब की एकजुटता यहां पर भी नजर आई। और यवतमाल में भावना गावली पिछली बार जीती थी, इस बार वह शिवसेना से आती है। वो संजय देशमुख को उतारा गया, राजश्री ताई पाटिल एकनाथ उनको उतारा गया और संजय देशमुख ठाकरे के हैं। यानी शिवसेना 3 सीटों पर जो टकरा रही है वो बुल्ढाना, हिंगोली और यवतमाल है। और बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि इन 3 सीटों के जरिए यहां पर उद्धव ठाकरे को लेकर जो भावनात्मक तौर की परिस्थितियां थी वह सामने उभर आई। और यहां पर एक जानकारी दे दे कि पहली बार जब बाला साहब ठाकरे विदर्भ की राजनीति को साधने आए थे, यह जिक्र हम आपसे कर रहे हैं 1995 का।
1990 में और 1995 में उस वक्त बाला साहब ठाकरे पहली बार विदर्भ के चुनाव प्रचार में कूदे थे और खुल्लम खुल्ला वो कहते थे जिधर बम उधर हम। ये तेवर थे। और इस तेवर के उलट अब जब शिवसेना बट गई तो इन जगहों पर बुल्ढाना, हिंगोली और यवतमाल में, हिंगोली के भीतर जो स्थिति थी वह चूंकि हिंगोली की सीट कांग्रेस चाहती थी, पिछली बार उनके उम्मीदवार 2,77,000 वोट से जीते थे, लेकिन बड़े ही भरोसे के साथ उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि नहीं हम खड़े करेंगे, तो उन्होंने नागेश आस्टिकर को खड़ा किया। शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से हेमंत पाटिल खड़े हुए। यही स्थिति बुल्ढाना के भीतर नजर आई। बुल्ढाना में प्रताप राव जाधव थे और दूसरी तरफ इस बार ठाकरे ने नरेंद्र खांडेकर को टिकट दिया, चूंकि वो एकनाथ के साथ चले गए, शिंदे के साथ। ये 3 सीटें उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ा रही है और बाकी सीटों पर कांग्रेस चुनौती दे रही है। और एक झटके में पूरे विदर्भ का एक जो मैसेज खास तौर से नितिन गडकरी को लेकर चला गया कि क्या नागपुर में नितिन गडकरी चुनाव हार रहे हैं। इतना ही नहीं, चर्चाएं चलने लगी इस दौर में कि वह 1,00,000 वोट से हार जाएंगे। यह सब चर्चा चल रही है। मैसेज यह नहीं है कि 4 जून से पहले हम लोग बता पाए, लेकिन जब चर्चा होती है तो वो वोटरों के भीतर परसेप्शन के तौर पर उभर कर आती है और इसका असर पूरे विदर्भ में नजर आ रहा है। इसीलिए राजस्थान के बाद विदर्भ एक बड़े परिवर्तन की दिशा को ले जा रहा है, पूरा का पूरा चुनाव। लेकिन एक बेहतरीन स्थिति मध्य प्रदेश के भीतर की है, जहां पर जो 7 सीटें हैं, इन 7 सीटों पर कांग्रेस अपनी राजनीति को साथ पाने में सक्षम नहीं हो पाई। जिस मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी लगातार कहते थे कि अंडर करंट है, वो विधानसभा में नजर नहीं आया। अब लोकसभा के भीतर भी टीकमगढ़, दामोह, खजुराहो, सतना, रीवा, बैतूल और होशंगाबाद, इसमें खास तौर से होशंगाबाद और दामोह में परिवर्तन किया गया उम्मीदवार। प्रहलाद सिंह पटेल तो विधानसभा लड़े थे, तो उनकी जगह राहुल लोधी को लाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस तरवर सिंह लोधी को लेकर आई, लेकिन वह टक्कर नहीं है। होशंगाबाद में उदय प्रताप सिंह पिछली बार जीते थे, इस बार नए कैंडिडेट दर्शन सिंह चौधरी को लाया गया। कांग्रेस ने संजय शर्मा को उतारा, लेकिन वह स्थिति इस बार भी नहीं है। यानी मैसेज है कि जो आदिवासी बहुल इलाके भी हैं मध्य प्रदेश के, वहां पर पकड़ पहुंच अभी भी बीजेपी की है, तो मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए फिट केस है। लेकिन जैसे ही आप कर्नाटक की दिशा में जाते हैं, कर्नाटक के दिशा में सोचिए चिकमंगलूर, जहां पिछली बार शोभा करंदलाजे लड़ी थी, उनकी सीट बदलकर उनको बेंगलोर लाने की जरूरत पड़ गई। और बड़ा सवाल इस बार जेडीएस को लेकर आया है। जेडीएस का जो पूरा का पूरा वोट बैंक था, कर्नाटक के भीतर का भी समाज अलग थलग नहीं है, वो मिला हुआ है। मुस्लिमों की तादाद जिन इलाकों में, ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं से कटे हुए हैं, या जातीय तौर पर जो वहां की अपनी जातीय समीकरण है उसमें मुस्लिम कटा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हासन का इलाका हो, चित्रदुर्ग का इलाका हो, तुमकर का इलाका हो, मांड्या का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर मुश्किल में जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है। और यह एक परिस्थिति नए तरीके से, और इस इलाके को लेकर चूंकि यहां की तमाम सीटें मायने रखती है सिद्धारमैया के लिए भी, इसीलिए वो खास तौर पर अपनी पहल कर रहे थे। मैसूर में तो कांग्रेस जीती थी, तो उनकी मौजूदगी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि पहली बार बेंगलोर के भीतर यह मुश्किल हालात चामराजनगर में भी आने वाले हैं, जहां पर उम्मीदवार को बदला गया बीजेपी के जरिए। पिछली बार श्रीनिवास प्रसाद जीते थे, इस बार बदल दिया गया। वहां के लोगों के भीतर यह सवाल, यह बदलने की परिस्थिति क्या दिल्ली के जरिए हो रही है, और दिल्ली क्या मानकर चल रही है उसने बेहतर काम किया है। और संयोग ऐसा है कि जो राज्य को पैसा मिलना चाहिए, जो पानी का संकट बंगलोर के भीतर है, जो किसानों का संकट है राज्य के भीतर, इन तमाम चीजों से लेकर चूंकि तुरंत पिछले दिनों ही सत्ता परिवर्तन हुआ, इसलिए कटघरे में बीजेपी को वोटरों ने खड़ा कर दिया है। इसीलिए बेंगलोर के भीतर, चाहे बेंगलोर ग्रामीण हो, बेंगलोर उत्तर हो, बेंगलोर सेंट्रल हो, या बेंगलोर दक्षिण जहां से तेजस्वी सूर्या है, इनकी सीट भी सुरक्षित नहीं है। यह राजनीतिक तौर पर बेंगलोर तक को अपने दायरे में लाना और वहां पर जेडीएस का बीजेपी के साथ जाना, बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा, लेकिन जेडीएस की अपनी राजनीतिक जमीन उसने बीजेपी के हवाले जो की, ये दोनों एक साथ मात इंडिया को दे पाएंगे, कांग्रेस को दे पाएंगे, यह सवाल लगभग 6-7 सीटों पर खुले तौर पर उभर कर आ गया। तो संकट वहां पर है। छत्तीसगढ़ के भीतर में राजनांदगांव में कह सकते हैं भूपेश बघेल की स्थिति अच्छी है।
दूसरी स्थिति महासमुंद की है, जहां पर ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के हैं। बीजेपी ने यहां रूप कुमार चौधरी को उतारा है। पिछली बार जो चुन्नीलाल साहू जीते थे उनको टिकट नहीं दिया। कांकेर में भी बदल दिया टिकट। मोहन मडावी पिछली बार जीते थे, इस बार भोजराम नाग को दिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में आई जरूर है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इतने दिनों में भी एक मैसेज बार बार भूपेश बघेल को लेकर जा रहा है, और भूपेश बघेल पर जो चार्ज लगाए गए भ्रष्टाचार और करप्शन को लेकर, वो पॉलिटिकल थे। अब ये मैसेज छत्तीसगढ़ के भीतर बड़ी तेजी से रेंगने लगा है। तो हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के भीतर इस बार 2019 का परिणाम कम से कम दोबारा नहीं होने वाला। यह भी 50-50 के खेल में जाकर फंसा है, और 3 सीटों में खास तौर से राजनांदगांव ये भूपेश बघेल के अनुकूल है। वहां पर जो परिस्थिति है वो बहुत साफ तौर पर वोटिंग पैटर्न के, और रमन सिंह चूंकि हाशिए पर ढकेल दिए गए इसीलिए मुश्किल है। अगर एक लंबी छलांग लगाइए और असम में चले जाइए तो आपको जानकर हैरत होगी, 5 सीटों में से पिछली बार 2 सीट कांग्रेस जीती थी, नवागोंग की और कलियाबेर की। इन दोनों सीटों के अलावे पहली बार करीमगंज की स्थिति यह आ गई कि बड़ी तादाद में आज जो वहां से खबर आई, वोटरों को रोका जा रहा था। वोटर जो रेलगाड़ी से जाना चाहते थे, बसेस से जाना चाहते थे, कोई एक ट्रेन वहां पर डिरेल्ड भी हुई, कई ट्रेन कैंसिल कर दी गई, वोटर नहीं पहुंच पाया। यह स्थिति वहां पर है। सिलचर की स्थिति नाजुक थी, तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया। राजदीप रॉय थे, इस बार परिमल शुक्ल वैद्य को दे दिया गया। यह एक स्थिति बतलाती है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों की अलग अलग सीटों को लेकर एक मुश्किल हालात बीजेपी के सामने यहां पर खड़ी है। और यह मैसेज बार बार सवाल था कि गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार लौट आए हैं तो क्या बिहार की स्थिति अनुकूल हो जाएगी। आपको जानकर हैरत होगी, खासतौर से किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, यह तीनों पुराने परिणाम के अनुकूल रहेंगे या बिगड़ जाएंगे। किशनगंज कांग्रेस के पास था, मोहम्मद जावेद को इस बार भी टिकट दिया गया। जेडीयू ने मुजाहिद आलम को उतार दिया। लेकिन यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह कि क्या वाकई एआईएमआईएम कुछ करेगी, क्योंकि लंबे वक्त तक डेरा यहां पर ओवैसी साहब डाले रह गए। लेकिन सवाल यह था कि एक मैसेज जो अंडरकरंट था कि क्या ओवैसी बीजेपी के साथ तो नहीं है और मुश्किल पैदा तो नहीं करें। पहली बार बिहार के भीतर मुस्लिम भी डिसिसिव मूड में है, और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज वहां पर कम है। लेकिन इन सीटों पर जो हम जिक्र कर रहे हैं, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया का जिक्र भी यहां करने की जरूरत है। यहां पर अपर हैंड में पप्पू यादव है। सेकंड नंबर पे जो है वो बीमा भारती नहीं है, वो संतोष कुमार कुशवाहा है सेकंड नंबर पर। इसका मतलब यह है कि आरजेडी की चुनौती जो यादव के तौर पर उभर कर आ रही थी, पप्पू यादव ने जो चुनौती दी, आप कह सकते हैं यह स्ट्रेटजिकली है या ये संयोग से हो गया, क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के कैडर के सामने मुश्किल हालात पूर्णिया के भीतर ये आ गया कि क्या वाकई अब किसका साथ दिया जाए। क्योंकि दिमाग में 2 बात रखिए, पूर्णिया इससे पहले कांग्रेस के कैंडिडेट उतरे थे उदय सिंह, इस बार वो आरजेडी के हवाले किया गया। और बड़ी बात यह भी है कि इस दौर में आरजेडी के नेता ने, तेजस्वी यादव ने जब कह दिया कि आप हमें वोट दीजिए और नहीं दीजिए तो आप एनडीए को दे दीजिए, यह मैसेज बड़ा नेगेटिव हो गया और यहां से पप्पू यादव के हिस्से में चीजें शिफ्ट होने लगी। तो यहां पर भी नजर चीजें आएंगी साफ। लेकिन सवाल है यहां पर बीजेपी को अगर लाभ होगा तो वजह पप्पू यादव होंगे, पप्पू यादव की अगर जीत होगी तो वजह आरजेडी होगी। अब इन सवालों के बीच अगला सवाल है, भागलपुर में मजबूत है बीजेपी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अजय कुमार मंडल हैं, कांग्रेस ने यहां पर अजीत शर्मा को दिया है। 2019 में यहां से आरजेडी के उम्मीदवार शैलेश कुमार थे, इस बार यह कांग्रेस के हिस्से में सीट गई। लेकिन यह आसान सीट बिल्कुल नहीं है भागलपुर की सीट। और बांका की स्थिति भी कमोवेश एक सेम टू सेम नहीं कह सकते, लेकिन 60-40 की स्थिति में यहां पर आरजेडी के जयप्रकाश यादव थोड़ा नीचे हैं। लेकिन सवाल वही है कि 2019 से तुलना करें, 2014 से तुलना करें, या मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ ये 2014 नहीं, 2019 नहीं, सिर्फ एक नाम के आश्रय चुनाव है जो प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। तो उस दिशा में चीजें बढ़ रही है। अब यहां पर एक सवाल आखिर में उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश से पहले एक जिक्र पश्चिम बंगाल का कर दें, खास तौर से दार्जिलिंग, रायगंज, बेलूरघाट की जो स्थिति, तीनों सीट बीजेपी के पास है और बीजेपी इन सीटों को बरकरार रख सकती है, यह बहुत साफ है, जो टीएमसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। टीएमसी ने दार्जिलिंग में
पुराने नौकरशाह गोपाला लामा को खड़ा किया, उनकी स्थिति ठीक नहीं। रायगंज में देवाश्री चौधरी को बदल दिया बीजेपी ने, कार्तिक पॉल को खड़ा किया। तो जो पहले खुद टीएमसी में रहे, फिर कांग्रेस में आए और फिर 2020 में बीजेपी में गए, तो उनके अनुकूल की परिस्थिति। बेलूर घाट में सुकांत मजुमदार पिछली बार जीते जरूर 33,000 वोट से ही थे, और इस बार टीएमसी ने विप्लव मिश्रा को खड़ा किया जो कि उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। तो सुकांतो मजुमदार बड़े टाइट अवस्था में है, वो पार्टी अध्यक्ष वहां पर जरूर है लेकिन बहुत ही टाइट अवस्था में है। इससे पहले भी 3 सीटों पर चुनाव हो चुका था जो बीजेपी के हिस्से में थे। आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से मेरठ के भीतर अरुण गोविल और उनके सामने बड़ा कमजोर कैंडिडेट सुनीता वर्मा। अरुण गोविल के पक्ष की चीजें बहुत सारी हैं। मसला राम का नहीं है जिस छवि को लेकर वो टीवी पर रहेंगे, मसला इस दौर में विपक्ष को साधने का है। दलित वोट किस रूप में शिफ्ट होता है उत्तर प्रदेश जैसी जगह में समाजवादी पार्टी के भीतर, यह अभी भी एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब जब मायावती और समाजवादी पार्टी 2019 में चुनाव लड़ रही थी तब भी यह सवाल था। दलित उस दिशा में शिफ्ट कैसे करेगा यह सवाल है। इसका लाभ अरुण गोविल को जरूर मिलेगा, लेकिन असल सवाल बागपत का है जहां पर राजकुमार सांगवान है। सत्यपाल सिंह पिछली बार जीते थे चुनाव और उन्होंने अच्छा खासा काम किया। उनके तमाम समर्थकों ने विरोध कर दिया, आरएलडी के साथ समझौता नहीं, कुछ गांव ने बायकॉट कर दिया, और यह स्थिति राजकुमार सांगवान के सामने मुश्किल हालात पैदा जरूर कर रही है। लेकिन अगला सवाल है कि बीएसपी ने यहां प्रवीण बैंसला को जो खड़ा किया उससे समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा जो पूर्व एमएलए हैं जीत जाएंगे, यह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन राजकुमार सांगवान जीतेंगे तो कम मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि उनके अपने जो वोट बैंक है उसी में सेंध अपनी ही राजनीतिक तौर पर लगा दी गई। बड़ा सवाल मथुरा की हेमा मालिनी का भी लेकर है, और वहां पर कांग्रेस के मुकेश धनगर जो ब्रजवासी हैं उनको उतारा गया है। बीएसपी ने भी जाट उम्मीदवार को दिया सुरेश सिंह को। ये एक आईआरएस थे, 2004 में इन्होंने वीआरएस ले लिया था और ये बीएसपी में आ गए थे। हेमा मालिनी के काम को लेकर सवाल यह है कि अगर हवा है चकाचौंध की तो हेमा मालिनी जीत रही है, अन्यथा जो जमीनी परिस्थिति है उसमें मथुरा में हेमा मालिनी के लिए मुश्किल है। लेकिन मथुरा और बागपत आरएलडी के लिए भी नाक का सवाल है, इसीलिए वो जिताने में पूरी तरीके से लगी है। तो यह टाइट मामला जरूर है। लेकिन बुलंदशहर को अगर आप कहें तो यह बीजेपी के अनुकूल है। अगर आप अमरोहा को कहें, दानिश अली को लेकर वोटरों में बहुत सारे सवाल, वो दानिश अली को गायब ही मानते रहे, और बीजेपी ने यहां से कंवर सिंह तंवर को जो पूर्व एमपी हैं उनको जो खड़ा किया, और बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन को खड़ा किया, इसने परिस्थिति दानिश अली के अनुकूल बिल्कुल नहीं रखी है। दानिश अली अगर जीतेंगे तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे, अन्यथा बहुत कम मार्जिन से कोई दूसरा जीत चुका होगा। गाजियाबाद के भीतर जो उम्मीदवार बदला गया उसके बावजूद की परिस्थिति, जनरल वीके सिंह को बदला गया, बावजूद इसके अतुल गर्ग की स्थिति बड़ी मजबूत है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की डॉली शर्मा, इनकी पहचान पकड़ राजनीतिक जमीन गायब है। बीएसपी सामने खड़ी है, नंद किशोर पुंडीर, तो ऐसा ना हो कहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस यहां पर आ जाए, तो यह बहुत साफ तौर पर नजर आता है। 3-4 बातें आखिर में जो निकल के आई वो चौंकाने वाली है। पहली बात, 190 सीटों पर वोटिंग हो गई, मैसेज बहुत साफ है। बहुमत का संकट संसद के भीतर मंडराने लगा है, और यह संकट बीजेपी को लेकर है। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री जितने भी तेवर के साथ भाषण दे, लेकिन उनके अपने वोटरों पर असर हो नहीं रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तीसरी परिस्थिति, इस दौर में कांग्रेस अपनी सीटों पर मजबूत नजर आ रही है, संगठन मजबूत है। जहां संगठन नहीं, मध्य प्रदेश जैसी जगह पे, वहां वो पूरी तरह गायब है। इन 3 मैसेज के आश्रय जो आखिरी सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, तो रिकॉर्ड बनेगा नहीं, इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा। जो नारा था वो हवा में काफूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।